हेलो। विवेक, पानी ला तो। जल्दी नहीं ना। लाइव है। ठीक है, चलो। भारतीय अफवाह तंत्र। भारतीय अफवाह तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले अफवाह है क्या? अफवाह तंत्र के बारे में थोड़ा सा आ, जानकारी ले ले। अफवाह है क्या? तो जैसे बारिश होती है तो जो अतिरिक्त जल धरती पर आता है वो नालों में या वाहिकाओं में प्रवाहित होता है ना। वाहिका समझते हैं? वाहिका, नाला। नाला ही वाहिका हो गया, वहन करने वाले। तो वो वाहिका हो गई। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह। और उन वाहिकाओं, वाहिका समझ गए ना? है? अरे ये क्या हुआ? वाहिका हुआ। जैसे जल प्रवाह हो रहा है, ठीक है। नदी ही वाहिका हुआ, नाला भी वाहिका हुआ। हिंदी वर्ड टफ पड़ जाता है। तो निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है, और वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। लिखिए, लिखते भी जाइए। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से होने वाले जल प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाह। और इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। नदियों के बहने के प्रतिरूप को ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। ठीक है। अब
ये जो वाहिकाओं का जाल है, नदियां जो बहती है अलग अलग तरह से ये आकार बनाती है। तो जैसे मान लीजिए कभी कभी नदियां ऐसे बहती है, कैसे हो गया है? बेल, पेड़, वृक्षाकार। ठीक है, पेड़ की शाखाओं के अनुरूप अगर अपवाह प्रतिरूप है तो उसको कहा जाता है डेंड्रिटिक। क्या कहा जाता है? डेंड्रिटिक, वृक्षाकार। और जब जैसे पहाड़ है, चारों ओर नदियां निकल रही है, तो कहा था अरीय, अरीय प्रवाह तंत्र, अंग्रेजी में रेडियल। क्या? रेडियल। समझ गए? और जब मुख्य नदी से सहायक नदियां जाल समकोण पर काटती हुई आती है, इसको क्या कहते हैं? जालनुमा या जालीदार। क्या कहते हैं? जालीदार, ट्रेलिस। ओ, और जब कहीं पर बहुत सारी नदियां बहती हुई, तो ये अभिकेंद्रीय, क्या? अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र, सेंट्रीपिटल। क्या? सेंट्रीपिटल। समझ में आ रही बात है? ये हल्का जानकारी दे रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जटिल नहीं बना रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए अपवाह तंत्र है, इसका महत्व क्या है? नदियां है, नदियों का जाल हुआ अपवाह तंत्र, इसका महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व तो यही है ना। क्या है यह? जल स्रोत है, और जल स्रोत है सिंचाई के लिए, कृषि, स्वच्छता। संक्षेप में पॉइंट देख लेंगे क्या इसका महत्व है। बिजली पैदा होती है नदी से? नहीं होती है। एनर्जी, बहुत सारे जीव जंतु नदी में रहते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी। परिवहन, मत्स्य पालन। परिवहन है तो व्यापार, व्यापार होता है, अंतर्देशीय व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी है ना। जब इतना है तो रोजगार भी, राजस्व भी, और फिर जो गिना सकते हैं। और क्या? पर्यटन के लिए है। क्या?
स्वच्छता तो दे दिए, धोबी, इस क्या कर रहे हो? कपड़ा तपड़ा धोते हैं तो वह तो स्वच्छता वही हो गया ना, हो गया। और नदी के जल का उपयोग इंडस्ट्री में भी होता है कि नहीं? औद्योगिक उपयोग होता है, घरेलू उपयोग, कृषि उपयोग। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप होते होते। यानी नदियां आस्था और संस्कृति का केंद्र भी होती है। बनारस के घाट बहुत फेमस है। और कुछ बताइए, प्राचीन काल में जितनी सभ्यताएं विकसित हुई नदियों के किनारे। और कुछ? हो गया बहुत, ये महत्व है, ठीक है। अब हम अपवाह तंत्र का महत्व देख लिए। अब हम देखेंगे भारतीय अपवाह तंत्र। भारतीय अपवाह तंत्र को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। अपवाह तंत्र क्या है हम लोग ये पढ़े, फिर अपवाह तंत्र का महत्व। अब भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है। ठीक है, कई आधारों पर किया जाता है। सबसे पहला, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारत के तीन ओर हिंद महासागर है, ये दो भागों में, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अरब सागर में जो गिरती है ये सिंधु की सहायक नदियां, बंगाल की खाड़ी में प्रायद्वीप और उत्तर भारत की नदियां गिरती है। और ये देखिए, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तरफ गिरने वाली और अरब सागर तरफ गिरने वाली, दोनों के बीच ये जल विभाजक बना हुआ है। ये जल विभाजक जहां नर्मदा तापी है, ये इधर अरब सागर। नर्मदा ताप्ती किधर गिरती है? अरब सागर में। इससे इधर बंगाल की खाड़ी, और इससे इधर ये अरावली है, रिज है, ये सह्याद्री है। ये जल विभाजक बनाती है। जल विभाजक रेखा समझ गए? तो समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर दो प्रकार के अपवाह हैं। कौन कौन? अरब सागर अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र। ज्यादा किस अपवाह तंत्र में नदियां हैं? हाँ, 77% अपवाह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी अपवाह में आता है, और 23%, क्लियर है? और 77% में जो आता है उसमें कौन कौन नदियां है? प्रायद्वीप की बड़ी बड़ी नदियां,
और गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और अरब सागर अपवाह में सिंधु नदी तंत्र। क्लियर है? चलिए, तो पहला अरब सागर अपवाह तंत्र, भारत के कुल अपवाह का 23%, 23% इधर आता है। नदी बताइए, सिंधु नदी तंत्र, और भी है अरब सागर में गिरने वाली, हाँ नर्मदा, तापी, कई बार पीटी में भी पूछा गया, तापी या ताप्ती, माही, माही भी है, माही, हाँ, पेरियार, एनसीईआरटी से हम दे रहे हैं, पेरियार भी। आज का क्लास मेंस और पीटी दोनों के लिए, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, ना लिखवाएंगे बहुत डिटेल सीधे तब लिखवाएंगे जो वो डायग्राम से अलग रहेगा, डायग्राम से आगे रहेगा, इसमें डायग्राम जरूर बना लीजिए, ठीक है। या फिर जैसे लिखते हैं कंटिन्यू लिखिए। बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, कोई चीज को ना संक्षिप्त कर लेना चाहिए, वो क्या होता है दिमाग में अट जाता है। मट्टी दिमाग में अटा, अटी मट्टी, मट्टी दिमाग में अटी, भारत की, ये भी अट रहा है? अफवाह, बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र, ये कुल अफवाह का कितना, भारत के कुल अफवाह का 77% इसमें आता है। इसमें तो कहने की जरूरत नहीं है, बंगाल की अफवाह लिखिए, बंगाल की खाड़ी यहां लिखिए। इसमें कौन आएगा, उत्तर भारत का, उत्तर का गंगा ब्रह्मपुत्र, और दक्षिण की महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी। अब ये दोनों अफवाह तंत्र जो है बटी हुई है, कैसे कैसे बटी हुई है, मैप में बताए, दिल्ली रिज, अरावली और सह्याद्री, फिर बता देते हैं। ये जल विभाजक है ना, तो दिल्ली रिज, अरावली और ये सह्याद्री के सहारे बटी हुई है। क्लियर है? लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, ये दोनों अफवाह तंत्र कौन कौन, हाँ, ये दोनों अफवाह तंत्र दिल्ली कटक, अरावली एवं सह्याद्री द्वारा अलग किए गए हैं। क्लियर है? कोई नहीं, क्लियर हुआ?
आसान लग रहा है ना। हाँ, तो ये हो गया। इसी को क्या कहते हैं? जल विभाजक रेखा। ये जो बताया लिखाया मैंने, दिल्ली, अरावली, दिल्ली रिज और सह्याद्री, ये क्या हो गया? जल विभाजक रेखा। क्लियर है? जल विभाजक रेखा कैसे गुजरती है? सह्याद्री, अरावली, दिल्ली रिज। याद रहेगा ना? ऐसे ऐसे क्या करना? क्लियर हो गया? अब चलते हैं। देखिए, नदी, कोई भी नदी जो है उसमें पानी कहां से आता है? एक तो जहां से चलती है वहां पानी लेके चलती है, और रास्ते में भी पानी मिलता है उसको, नहीं होता है? आसपास के क्षेत्र का पानी लेकर, तो वो जो लेकर चलती है एक निश्चित क्षेत्र से पानी लेकर, उसको उस नदी का कैचमेंट एरिया कहा जाता है। क्या कहता है? क्या कहता है? कैचमेंट एरिया, समझ गए ना? सिंपल सरल शब्दों में समझिए, जितना दूर का पानी वो कैच करती है वो उसका क्या हो गया? कैचमेंट एरिया, है ना? एक सीमा तक ही नहीं कैच करती होगी, उसके बाद हो सकता है दूसरी नदी में पानी जाता होगा। क्लियर है? ये कैचमेंट एरिया कहा जाता है। अब एक कोई नदी है और उसकी सहायक नदी है, तो उस कोई नदी होती है जैसे गंगा है, उसकी सहायक नदियां हैं, तो इनके अपवाह क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी। क्या कहा जाता है? अपवाह द्रोणी कहा जाता है। बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को, बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को द्रोणी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है, और छोटी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है, वाटर सेट। क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? तो अभी आप समझ गए, कैचमेंट एरिया समझ गए, द्रोणी समझ गए, जल विभाजक रेखा समझ गए, और जल संभर समझ गए। क्या है जल संभर? क्या हुआ? छोटी नदी का अपवाह क्षेत्र जो है वो क्या हो गया? जल संभर। तो जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? जल संभर क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहला, बृहत नदी द्रोणी। मतलब जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक, वो अपवाह बृहत नदी द्रोणी में आ गया। भारत में ऐसी 14 नदी द्रोणी है। तो कुछ मुख्य है: गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि, कृष्णा, तापी वगैरह वगैरह। मध्यम नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी में वे नदी द्रोणी शामिल है अपवाह क्षेत्र 2,000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में है। कितना?
इसमें 44 नदी द्रोणी आता है। कुछ उदाहरण: कालिंदी, पेरियार, मेघना इत्यादि। तीसरा हो गया लघु नदी द्रोणी। तीसरा समझ गए होंगे। इसका अपवाह क्षेत्र कितना होगा? हाँ, 2000 से कम, 2000 वर्ग किलोमीटर से कम। इसमें कई नदियां हैं जो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में बहती है, छोटी छोटी बहुत। आज खांसी। लिख लिए? जल्दी लिखिए। अब उद्गम की प्रकृति, उद्गम के प्रकार, प्रकृति और विशेषता के आधार पर भी भारतीय अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। सिंपल हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। समझ गए? हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय, जैसे देखिए हिमालयी हो गया इधर, ठीक है, और ये प्रायद्वीपीय हो गया। ठीक है। अब यहां पर कहा जाता है कि 2.5 लाख साल पहले, लगभग नहीं 2.5 करोड़ से 50 लाख, लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले मायोसीन कल्प में, मायोसीन कल्प में यहाँ एक इंडो ब्रह्म नामक नदी बहती थी। कौन नदी? इंडो, इंडो ब्रह्म नामक नदी। कौन? इंडो ब्रह्म। ठीक है। अब ये 3 भाग में बट गई। पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र, मध्य में गंगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। ठीक है। पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदियां और कौन? सतलज, रावी, व्यास, झेलम, चेनाब। बीच में गंगा और उसकी सहायक नदियां, समझ रहे? इधर ब्रह्मपुत्र। ये इंडो ब्रह्म 3 नदी तंत्र में विभाजित होंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय, पश्चिमी घाट के लगभग निकलती है और सब बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन है? गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी वगैरह वगैरह, और भी नदियां हैं। समझ गए? कौन नदी बहती थी? इंडो ब्रह्म। कितने भाग में बट गई? 2.5 करोड़ से 50 लाख साल के बीच में। तो उद्गम के प्रकार, प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर भाग में 2 भाग। कौन कौन? पहला
हिमालयी अफवाह। अब हिमालयी अफवाह में क्या बताया मैंने? एक नदी बहती थी इंडो ब्रह्म, पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदियों, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदी। कौन कौन? जैसे गंडक, सोन वगैरह वगैरह। पूर्व में ब्रह्मपुत्र और इसकी हिमालयी सहायक नदी दिहांग, दिवांग, सुबनसिरी, बहुत नाम है। ये हो गया। दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय अफवाह। तो कौन आ गया भाई? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यही अफवाह, भारतीय अफवाह तंत्र का संक्षिप्त परिचय हो गया। क्लियर है? हर आधार पर देख लिए। ये था डायग्राम, छोटा सा अफवाह तंत्र का परिचय, संक्षिप्त परिचय। अब डिटेल लिखवाएंगे तो बहुत उसमें लिखा जाएगा। डिटेल लिखने के लिए तैयार हो जाइए। पहले उतार लीजिए, ध्यान से उतार लो तो बन जाएगा, बन जाएगा, बाद में बनता ही रहेगा। तो फिर फैन ऑफ कर दो ऑफिस का। हो गया? अब ये जो अपवाद तंत्र है, इसी आधार पर हम लोग भारतीय अपवाद तंत्र का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए। अब बोर्ड वर्क खत्म हुआ। ये गंगा का जो ये है अपवाद तंत्र, वो किस आकार का है? पेड़ क्या का, इसे बोल रहे हैं वृक्षाकार, डेंड्रिटिक। क्या? डेंड्रिटिक। क्या ब्रह्मपुत्र का जो है वो डेंड्रिटिक आकार, सब डेंड्रिटिक ही है। पादपाकार भी कहते हैं उसको। चलिए, हिमालयी अफवाह। हिमालयी अपवाह तंत्र भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है। भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है।
इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणियां शामिल हैं। यहाँ की नदियां 12 मासी हैं। क्योंकि ये बर्फ पिघलने एवं वर्षा दोनों पर निर्भर है। ये नदियां गहरे महाखड्डों से गुजरती हैं। जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित है। महाखड्डों के अतिरिक्त ये नदियां पर्वतीय भाग में ही आकार की घाटियां एवं जलप्रपात भी बनाती हैं। इन नदियों के द्वारा गोखुर झीलें, बाढ़कृत मैदान, और मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। हाँ, हिमालय क्षेत्र में इन नदियों का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। परंतु मैदानी क्षेत्रों में इनमें सर्पाकार मार्ग में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
और अपना रास्ता बदलती रहती हैं। चेंज। हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में हिमालय पर्वतीय नदियों के विकास के बारे में मतभेद की स्थिति रही है। यद्यपि भूवैज्ञानिक मानते हैं कि मायोसिन कल्प में मायोसिन निकला यहां से मायोसिन कल्प में ब्रैकेट में लिखिएगा लगभग 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले। 2.4 करोड़ से 50 लाख वर्ष पहले एक विशाल नदी जिसे शिवालिक या इंडो ब्रह्म शिवालिक या इंडो ब्रह्म कहा गया है। हिमालय के संपूर्ण अनुदैर्ध्य विस्तार में बहती थी। कालांतर में इंडो ब्रह्म नदी तीन मुख्य अपवाह तंत्रों में बट गई। तीन मुख्य अपवाह तंत्रों में बट गई। पहला, पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां। दूसरा, मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां। तीसरा, पूर्व में ब्रह्मपुत्र एवं हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां।
देखिए, विशाल नदी का इस तरह विभाजन, विशाल नदी, कौन विशाल नदी? इंडो ब्रह्म, इंडो ब्रह्म का विभाजन, विशाल नदी का इस तरह विभाजन संभवतः प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल में हिमालय के पश्चिमी भाग में कोटवाड़ पठार, कोटवाड़ पठार ब्रैकेट में दिल्ली रिज के उत्थान के कारण हुआ। यह क्षेत्र सिंधु एवं गंगा अपवाह तंत्रों के बीच जल विभाजक बन गया। सिंधु नदी तंत्र, हेडिंग बनाइए। यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में, कैलाश पर्वत श्रेणी में कैलाश पर्वत श्रेणी में पोखर चू, क्या दिख रहा है सबको? पोखर चू, THU के निकट एक हिमनद से होता है। तिब्बत में इसे सिंगी अम्बान, सिंगी अम्बान, शेरमुख, सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहा जाता है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य में बहती है।
बहुत बढ़िया। ये 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। पहला झेलम, यह कश्मीर घाटी के दक्षिणी पूर्वी भाग में पीर पंजाल गिरिपाद में, पीर पंजाल गिरिपद में वेरीनाग झरने से निकलती है। वेरीनाग झरने से निकलती है। यह नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। दूसरा चेनाब, यह चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। चंद्रा और भागा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश में केलांग केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है। केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती है। तीसरा रावी, यह हिमालय की कुल्लू पहाड़ियों में और हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। और राज्य की चंबा घाटी से बहती है।
व्यास। यह रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। कुल्लू घाटी से गुजरती हुई कुल्लू घाटी से गुजरती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। बाद में यह सतलुज नदी में जा मिलती है। निकलिए। सतलुज नदी, भाई सतलुज सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकस ताल से निकलती है। राक्षस ताल या राकस ताल से निकलती है। हिमालय पर्वत श्रेणी में सिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। सिपकीला ऐसे से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी तंत्र का संक्षिप्त परिचय हो गया। गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व। गंगा नदी तंत्र अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व। दोनों दृष्टिकोणों से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। हिमनद से निकलती है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है।
देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। और इसके बाद गंगा कहलाती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। 6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं। सोन इसके दाहिने तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एवं महानंदा है। सागर द्वीप के निकट अंततः यह नदी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। संक्षेप में समेटते हैं, चार से देने की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट
केमा युंग युंग हिमनद में है। देखिए, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो ऐसे लिखा जाएगा, पी साइलेंट है। सांगपो का अर्थ होता है शोधक। रागोंग सांगपो इस यहाँ रागोंग सांगपो की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदियां दिबांग और लोहित मिलती हैं। दिबांग और लोहित है। लोहित ही है। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। पैराचेंज असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में असंख्य सहायक नदियां आकर मिलती हैं। जैसे अनसरी, अनसरी, सुबनसिरी, सुबनसिरी, मानस, संकोश आदि। बांग्लादेश में यह जमुना कहलाती है। और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है।
प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र क्या हुआ? अच्छा थोड़ा और, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र एक्चुअल है, इसमें तो जल्दी जल्दी लिख के हटा दिए। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र फिर हो गए, आगे बढ़े। यह हिमालयी अपवाह तंत्र से प्राचीन है। यह तथ्य नदियों की प्रौढ़ावस्था, नदियों के प्रौढ़ावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा एवं उथला होने से प्रमाणित होता है। चौड़ा एवं उथला होने से प्रमाणित होता है। पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, एवं सोन नदियां
गंगा नदी तंत्र का अंग है। प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र। महानदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये एक सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। विसर्प नहीं बनाती है। और ये 12 मासी नहीं है। यद्यपि भ्रंश घाटी में, घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसके इसके अपवाद हैं। पैराचेंज महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। सिहावा के निकट निकलती है और ओडिशा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। खाड़ी में विसर्जित करती है। पैराचेंज गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। हेलो, सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। क्या लिखे? इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। एनसीईआरटी में गोदावरी को ही
दक्षिण गंगा कहा गया। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। ये कोई मैसेज किया है, ऋतिक जवाड़िया। ऋतिक जवाड़िया सर, एक कंफ्यूजन है इसमें, ह्यूमन राइट्स, प्लीज क्लियर कर दीजिए। ह्यूमन राइट पूरा क्लियर नहीं किया, ये पूछना क्या चाहते, मानवाधिकार। ह्यूमन राइट का मतलब मानवाधिकार होता है, एक क्लियर तो करे, ये तो ज्योग्राफी चल रहा है, तो ये क्लियर करता तो बता देते। सेटिंग भी नहीं कर, चलिए आगे। क्या लिखे? मानवाधिकार का कंसेप्ट क्या है? मानव का, मानव के रूप में जो अधिकार है और किसी भी पहचान से ऊपर उठकर मानव के रूप में जो अधिकार है वह क्या है? मानवाधिकार। और भी किसी पहचान मतलब क्या हुआ? जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, रंग, राष्ट्र से ऊपर उठकर मनुष्य मात्र के रूप में मनुष्य का जो अधिकार है, ठीक है, मनुष्य मात्र के रूप में मनुष्य का क्या अधिकार है? वह अबाध विचरण कर सकता है मानव के रूप में, ठीक है। उसे ये जीवन और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी अपने आस्था और विश्वास को अपने तरीके से जीने और मानने का अधिकार है। तो ये मानवाधिकार हो गया, ठीक है। और इसकी बड़ी बहुत विस्तार से इसका ये है, मानवाधिकार पर तो एक चैप्टर ही पढ़ा है बहुत विस्तार से। चलिए पहले ये देखते हैं क्या लिखा। आंध्र प्रदेश से गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करती है। मुख्य सहायक नदियों में पेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा आदि है। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा पैराचंद पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा को साड़ी पहनाते हुए देखे हैं आप लोग? हाँ, नर्मदा के किनारे के लोग, एक कल्चर है वहाँ, सांस्कृतिक उत्सव की तरह नर्मदा को साड़ी पहनाएगा, यहाँ से वस्त्र छोड़ा जाता है तीर से, वह उस पार जाके गिर, मीडिया पर ही देखेंगे। कृष्णा
पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी प्रायद्वीपीय बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना कवोकार यौन नवाकर कोयना और भीमा प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना से होकर गुजरती है। कावेरी कर्नाटक के कोगाडू जिले, कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। हाँ, यह कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरती है। भवानी, अमरावती की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। भवानी, अमरावती। नर्मदा नदी पहले चेंज अमरकंटक पठार के पश्चिम से निकलती है। दक्षिण में सतपुड़ा, और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य यह भ्रंश घाटी से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड महाखड्ड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। यह भरौच के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है।
और 27 किलोमीटर लंबा द्वार नदमुख बनाती है। द्वार नदमुख बनाती है। तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। पहला चेंज कर दीजिए। यह मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मूलताई से निकलती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से गुजरती है। लास्ट पहला चेंज। अरावली के पश्चिम में लूनी 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 लिख रहे थे। हाँ, लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह पुष्कर के समीप, सॉरी पुष्कर, यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है। जो गोविंदगढ़ के निकट, गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। जहां से यह नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है। तलवाड़ा तक यह पश्चिम दिशा में बहती हुई है। और तत्पश्चात और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई
कच्छ के रण में क्या मिलती है? था भारतीय अफवाह तंत्र। क्या हुआ? घबराइएगा नहीं आप लोग, बहुत विस्तार से लिखा दिए, पीटी टाइप का लिखा दिए। ये डायग्राम दिमाग में रखिएगा, ठीक है? ये डायग्राम दिमाग में रखना है, शुरू में बता दिए। डायग्राम को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। और कौन कौन नदी, बड़ी बड़ी नदी की सहायक नदियों का नाम थोड़ा किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये ध्यान में रखना है। क्या ग्रुप में अपलोड ही है, यूट्यूब पर तो अपलोड ही हो जाएगा। अपलोड हो गया, फोटो भेज दिया ग्रुप पर। तो ऐसे कीजिएगा, क्लिक वीडियो पर जाएगी, ओपन ऑन करेगी, ऐसे क्लिक करेगी, आ जाएगा स्क्रीनशॉट। ये डायग्राम आप बढ़िया से बना लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? अब एक चीज, नदी से संबंधित एक चीज पर विचार करते हैं। अब कलम कॉपी रख दीजिए आराम से। बताइए कि नदियों की समस्या क्या है भारत में? प्रदूषण। अब आप लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं बहुत कुछ मेरे साथ, तो प्रदूषण के कारण बताइए। क्या? नदी जल प्रदूषण। एक और हम डायग्राम बना रहे हैं छोटा सा। नदी जल प्रदूषण मतलब क्या हुआ, क्या परिभाषा क्या हुआ? नदियों के जल में अवांछित तत्वों की उपस्थिति से जब नदी का जल नहीं रह जाता है, उपयोग योग्य नहीं रह जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? नदी जल प्रदूषण। नदी जल की प्राकृतिक संरचना है ना, प्राकृतिक भौतिक रासायनिक जैविक घटकों में अवांछित परिवर्तन को क्या कहते हैं? नदी जल। सिंपल वही ना हुआ, नदी जल में अवांछित परिवर्तन क्या कहलाया? हाँ, या नदी की जल के प्राकृतिक संरचना में अवांछित परिवर्तन, जब वह क्या होता है? उपयोग योग्य, खासकर पीने योग्य या स्नान करने योग्य भी नहीं रह जाए। सिंपल कंसेप्ट याद रखिए, पहले बहुत पढ़ना नहीं, कंसेप्ट बना लीजिए, बाद में कहीं फोटो डाल दीजिएगा। अब कारक क्या है नदी जल प्रदूषण का? नदी जल प्रदूषण का कारक घरेलू अवशिष्ट, दूसरा नगरीय अवशिष्ट, शहर का सब बह के, तीसरा उसके किनारे जो उद्योग हैं, औद्योगिक अवशिष्ट, और कहने की जरूरत नहीं है, खुला शौचालय होता है, होता है मानवीय अवशिष्ट है। आज जानवर जब मर जाता है तो कहाँ फेंकते हैं? मानवीय अवशिष्ट में क्या, मानव जो मल विसर्जन करता है वो अमलाश कहाँ फेंकते हैं? आज हम पढ़ रहे थे कि हिंदू धर्म में जो अविवाहित है के लाश को नहीं जलाया जाता है,
गंगा बहा दिया जाता है। साधु संत का नदी में प्रवाह कर दिया, तो सांप काट लिया उसको भी नदी में बहा दिया। मानवीय अवशिष्ट, और ये भी क्या बोल रहे थे, पशु अवशिष्ट, दाह संस्कार के किनारे होता है, शवों को बड़े पैमाने पर सब बहाए जाते हैं, बहाना। आए, हाँ सांस्कृतिक उत्सव वगैरह होता है उसके किनारे, एकदम पूरा गंगा को सब सुबह सुबह उठे के मैला कर देता है। सांस्कृतिक उत्सव, और और हाँ कृषि अवशिष्ट कह सकते, चलो वो भी लिख देते हैं, वह के अंततः वो इसी में जाता है। और नदी में जो परिवहन होता है, गाड़ी साहब, पेट्रोल डीजल या जो भी हो, देखते हो छोटा छोटा नाव भी कट 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 डीजल वाला इंजन चला देता है, चल परिवहन। अब थोड़ा सरल लग रहा है, एक्चुअल चीज जो है वो उबाऊ होता है, अभी से उबाऊ लग रहा था नहीं। पूरा इंडिया हम लोग घूम लिए, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, मंत्र सुनिए, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधिं कुरु, सब आ जाइए इसमें, और हम लेते हम स्वच्छ हो गए, सब नदी आ जाइए कहाँ, हमारे हाथ में, और हमको स्वच्छ कर दीजिए, नहीं समझे। है? और जितने मंदिर है, बहुत सारे मंदिर मस्जिद है, वो कहाँ है, जो किनारे, तो उनका भी अवशिष्ट। सांस्कृतिक उत्सव में पूजा स्थल इसी में दे दो ना। हम लोग संध्या आरती में, गंगा आरती में जाते हैं, तेल और दिया जला के गंगा मैया के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। वास्तव में क्या होता है उससे, क्या प्रदूषित होती है ना, आप ऐसे प्रणाम कीजिए, श्रद्धा खाने का मतलब ये नहीं है कि प्रदूषित। धार्मिक अवशिष्ट, जो देवताओं पर फूल चढ़ाए जाते हैं उसको फेंक नहीं सकते इधर। मूर्ति विसर्जन, मूर्ति हो गया, ढेर कारण हो गया, सबके कारण प्रदूषित होता है, तो परिणाम क्या होता है भाई, सबसे पहले तो जल का की स्वच्छता, और बुरा असर, और यह उपयोग योग्य,
उसमें जल में जो है जलीय जीव या जलीय जैव विविधता, ह्रास, कह सकते हैं जलीय पारितंत्र, क्षरण, है? और नदी जल अगर ये हुआ तो जल जनित रोग आसपास फैलेगा कि नहीं? नहीं फैलेगा। तो कुछ भी कीजिए, कितनो गंदा हो, वही वही का जल लेके आप चढ़ाइएगा। हाँ, प्रदूषित जल से सिंचाई और क्या होगा? मृदा उर्वरता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। और नदी, ताल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से, सागर मिले कौन से जल से? गाना नहीं सुने हैं? तो नदी जल प्रदूषण सागरीय जल प्रदूषण को भी बढ़ावा देगा, नहीं? जल प्रदूषित रहेगी तो वायु प्रदूषण होगा, नहीं होगा? दुर्गंध फैलेगा, मृदा प्रदूषण होगा, मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। है? स्वास्थ्य संकट, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, और आहार श्रृंखला प्रदूषित होगी। फूड चेन सब जहर जाएगा, धान उपजाइएगा, मिट्टी की उर्वरता तो कम होगी, धान में भी वो पॉइजन आएगा, नहीं समझे? आहार श्रृंखला, हो गया? बाय। बाय क्या है? आए? बस सब अवशिष्ट को एक बार में ही लिख दीजिए। क्या? अवशिष्ट विसर्जन और रोग। क्या अवशिष्ट जा रहा है या पानी ही जा रहा है प्रदूषित शहर का, उसका रिसाइकलिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइकलिंग। नदी में मिलने से पहले क्या होना चाहिए? हाँ, पुनर्चक्रण। नदी के किनारे विद्युत शवदाह गृह, नदी के किनारे बड़े बड़े सांस्कृतिक उत्सवों पर नियंत्रण।
परिवहन के क्रम में रिसाव और नियंत्रण। और उद्योगों के जो अवशिष्ट है पर नियंत्रण। लोगों को जागरूक करना होगा, उसमें नहीं फेंकिए कचरा, फूल, मूर्ति विसर्जन उसमें मत कीजिए, ठीक है। लोगों को जागरूक करना होगा। और अंत में अकेले सरकार के बस की बात नहीं है, सरकार और समाज दोनों स्तरों पर। सरकार कुछ कर रही है, नहीं कर रही है। नमामि गंगे, गंगा एक्शन प्लान पहले चला था, यमुना एक्शन प्लान, गोमती एक्शन प्लान, नदी कार्य परियोजनाएं बहुत चली थी। अभी नमामि गंगे फेमस है। जल जीवन हरियाली मिशन में भी नदी की स्वच्छता पर जोर दिया जाता है। नदी कार्य परियोजना जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान वगैरह वगैरह। अभी नमामि हो गया, क्या हुआ बेटा, ऐसा कंसेप्ट बन गया ना। हेलो, चलिए लिख लिए, उतार लिए सभी लोग।